सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज हम फोर्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमने पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है। आज हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सेकंड लेक्चर है ये, तो ये फोर्स हमारा चैप्टर है जिसमें सेकंड लेक्चर के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे अबाउट द एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज मूवमेंट, जैसे हमने आपको पिछली बार क्लासेस में बताया। तो बेसिकली हम एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बारे में, ओके। सो पहला हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स रिफर्स टू द रोटेशनल फोर्स, ओके, दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम बात करें क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब ये बेसिकली स्टैंडर्ड फ्रॉम द क्लॉक से लिया गया है। तो हमारी जो क्लॉक होती है, एक कोई क्लॉक होती है, वो कुछ इस तरह क्लॉक होती है, ठीक है। और उसमें जो हमारे हैंड्स होते हैं, तो हैंड्स ये जैसे हमारा आर का हैंड है तो ये इधर को मूव करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी क्लॉक की डायरेक्शन होती है, ठीक है, बेसिकली जो हमारी क्लॉक की डायरेक्शन होती है वो इस तरह होती है, इस तरह कुछ रोटेट करती है हमारी क्लॉक, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक रोटेट करती है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लॉक होती है तो इसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज। और जब हम इसी में उल्टा इसके रोटेट करेंगे, मतलब इस तरह हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट रोटेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो बेसिकली जब हम क्लॉक हमारी इस तरह रोटेट करती, इस तरह रोटेट करती, ठीक है। हम अगर अपनी तरफ से उंगली करें तो इस तरह रोटेट करती है, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। सो जो हमारा इस क्लॉक के टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव, सॉरी, टेकन एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव टेक करते हैं, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, अगर हम टॉर्क की बात करें तो वहाँ पर हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ओके। सो द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, हमें पता है फोर्स जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर हम बात करें, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉर्क होता है, ठीक है। टॉर्क होता है किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क होता है। तो ये हमारी पता है हमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस वन, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अगर ये फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी है, मूवमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे। तो मैग्नीट्यूड तो हमें दिया होगा, कितना मैग्नीट्यूड है मूवमेंट ऑफ फोर्स टाउ का, टॉर्क का, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी मूवमेंट ऑफ फोर्स में। अगर हमारा ये लेट सपोज ये हमारा पाइवोटेड पॉइंट है और यहाँ पर एक एक्सल है, मतलब कोई भी सर्कुलर वो है और उसमें बीच में एक एक्सल डाल दी जाए, तो उसका हम मूवमेंट फाइंड करते हैं बाई राइट हैंड थंब रूल। हम अगर डायरेक्शन की बात करें टू फाइंड द डायरेक्शन, ओके। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं फाइंड करने के लिए तो हम राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ कैसे करते हैं? सो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा है, इट कैन कॉज द डायरेक्शन ऑफ द पाइवोटेड पॉइंट, ओके। सो अगर हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल की हम यहाँ पर इस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास कोई भी वो दे रखा है, हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रखा है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम निकालने के लिए अपनी तरफ हम इस तरह रखेंगे, जो हमारी फिंगर्स होंगी ये हमारे मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिनोट करेंगी और ये हमारा डायरेक्शन को डिनोट करेगा। सो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो हम इस तरह अपनी तरफ को हाथ रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड द एक्सिस होगी, ओके। सो अलोंग द आउटवर्ड द एक्सिस होगी। इसी तरह अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो हम इस तरह कुछ हाथ रखेंगे, ये इस तरह, ठीक है, और ये हमारा कुछ इस तरह मूव करेगा, मतलब हम दूसरे साइड इसको रखेंगे तो ये क्लॉकवाइज इस तरह मूव करेगा, और जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इनवर्ड द प्लेन होगा, ओके। सो इनवर्ड द प्लेन होगा, उसका जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा वो इनवर्ड द प्लेन होगा, ओके। सो ऑन अप्लाइंग
ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ पाइवोटेड पॉइंट, अगर हम किसी पाइवोटेड पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन टू बेसिक प्रिंसिपल्स। सो हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पहला हम कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम इस डिस्क के बारे में बात करें, दो डिस्क हमें दे रखी हैं, पाइवोटेड डिस्क हैं, किसी चीज़ में पाइवोट कर रखी हैं, तो अगर हम इसमें यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पर इसमें फोर्स लगाया, ठीक है। सो फोर्स डिपेंड करेगा कि अगर हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो हमें पता है कि ये अगर हमने यहाँ लगाया तो ये कुछ इस तरह मूव करेगा, इस तरह रोटेट करेगा। सो अगर ये इस तरह रोटेट करेगा तो ये हमारा रोटेशन इस तरह हो जाएगा, मतलब हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके। अगर हम इसमें बात करें, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, हमने बी वाले में बी पे फोर्स लगाया, वहाँ पर हमने ए पे फोर्स लगाया था, ए पॉइंट पे, यहाँ पर हमने बी पॉइंट पे फोर्स लगाया। सो बी पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से देखने से पता चलता है ये कुछ इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरह रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो इसे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, ओके। सो बेसिकली यही दे रखा है एज सोन इन द अबव फिगर। डिस्क वाले में द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड in a disc pivoted at its center by changing, by changing the point of application of the force F from the point A to B। जैसा कि हमने देखा कि हम point of application of force change कर रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। सो बेसिकली द movement of force depends on the two basic principle which is the application of force। पहला हमारा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा, दूसरा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। सो हमें यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, किसी पाइवोटेड बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, तो डायरेक्शन जो होगी रोटेशन की वो डिपेंड करेगी दो चीज़ों पर, पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्सेल वाले में बात करें, एक्सेल वाले एग्जाम्पल में बात करें, एक्सेल बेसिकली वी हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर और हम उसे रोटेट कराते हैं। तो हम अगर इसमें यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, इस एक्सेल में हमने यहाँ पर फोर्स F फोर्स लगाया तो ये कुछ इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, ठीक है, एक्सेल इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा और ये यहाँ से हिंज पॉइंटेड है, और अगर हम इस तरह लगाते हैं फोर्स तो ये इस तरह डायरेक्ट रोटेट कर जाएगा इन अ क्लॉकवाइज। सो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसे हम पॉजिटिव लेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, गॉट इट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय चेंजिंग द फोर्सेज ऑन द एक्सेल, ओके। सो दीज आर द बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बारे में हमने देखा यहाँ पर कैसे चेंज होते हैं, ओके। सो इन फिगर एक्सेल शोज दैट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस एन पाइवोटेड एक्सेल बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F। हमने फोर्स को चेंज कर दिया, हमने पहले इधर को लगाया था तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, हमने फिर ऊपर से नीचे लगाया तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। सो एट द फ्री एंड ऑफ द एक्सेल, और हमने इसी तरह हम मतलब फोर्स को चेंज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करेंगे तो हमारा जो रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, वो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा, ओके, गॉट इट। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट बिहाइंड द फोर्सेज एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। सो आप दोनों यहाँ पर फैक्टर्स को अच्छे से याद रखिएगा कि बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ पाइवोटेड बॉडी, किसी पाइवोटेड बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, कंक्लूजन यही है कि किसी पाइवोटेड बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हम कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, एंड सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। लाइक ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। ए की अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर से अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इधर से लगाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा क्लॉकवाइज मूव करेगा, बट अगर हम इसी पॉइंट पे इधर से लगा दें तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स, ओके। आगे हम बात करते हैं अबाउट द कॉमन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। कुछ हमारे पास ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारे मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं। टू ओपन और शट अ डोर, अगर हम किसी डोर की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई डोर होता है तो हमें पता है ये हमारा कोई डोर है एक, ठीक है, हमें यहाँ पर डोर दे रखा है और डोर में ये हिंजेज हैं, मतलब हिंजेज क्या, जहाँ से ये फिक्स होता है डोर, ठीक है, ये हिंजेज हैं हमारी, ये दोनों हिंजेज हैं, ठीक है। और हमने देखा होगा जहाँ पर हमारी हिंजेज होती हैं उसके बिल्कुल मतलब डोर के बिल्कुल एंड में, यहाँ से अगर हम बात करें ये हमारी हिंजेज होती हैं और यहाँ से बिल्कुल एंड में हमारा हैंडल होता है।
सो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है, अगर हम यहाँ पर हैंडल लगा दें, कभी आपने अपनी पूरी लाइफ में यहाँ नहीं देखा होगा कि हैंडल यहाँ पर लगा हुआ है, या फिर बीच में भी बहुत मतलब रेयर आजकल मिले, होता ही नहीं, इवन होता ही नहीं है ना, आजकल क्या होता ही नहीं है। सो आपने हैंडल हमेशा एंड में देखा होगा कि हैंडल बिल्कुल एंड में, हिंज से एंड में लगा होता है, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, बेसिकली अगर हम बात करें ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ डोर टू शट और ओपन द डोर, अगर हम बात करें ओपन और शट अ डोर, वी अप्लाई अ फोर्स, वो फोर्स पुल होगा या तो पुश होगा, ठीक है। दो टाइप का हम डोर को ओपन करते हैं, पुल और पुश। सो एफ नॉर्मल अगर हम बात करें अगर हम उस फोर्स को एफ नाम देते हैं, सो नॉर्मल टू द डोर एट हैंडल पी, अगर पी पे हमने फोर्स लगाया, लेट सपोज हमने पी पे फोर्स लगाया, विच इज़ प्रोवाइडेड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, और हम ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हिंज से लेंगे। सो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब हम हिंज से लेंगे तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन की, हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर जब मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारा वहाँ पर फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम अप्लाई होगा। सो ग्रेटर द फोर्स is required to open the door, okay। so if we apply the force on a hinge R, अगर हम यहाँ पर हिंज पे लगा देंगे फोर्स, तो यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क होता है हमारा, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा फोर्स आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर F पे फोर्स लगाते हैं, ना कि हम यहाँ पर हिंज पे फोर्स लगाते हैं। अगर Q पे भी लगाएंगे तो कम फोर्स लगेगा इन कंपैरिजन टू द फोर्स एट P, ओके। तो हम इसीलिए डोर के एंड हिंज के बिल्कुल एंड पे फोर्स लगाते हैं, ना कि हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। गॉट इट। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट हेयर, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, सेकेंड एग्जाम्पल में दे रखा है द अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड अ हैंडल नियर इट्स रिम। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, या अभी भी बहुत लोगों के घरों में यूज़ होते होंगे रूरल एरियाज़ में, वैसे तो आजकल बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। ये जो हमारा एक हैंड ग्राइंडर होता है, हैंड ग्राइंडर होता है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ हैंड ग्राइंडर। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक बीच में कुछ होता है जिसका मतलब ऐसा पाइवॉट कर दिया जाता है। इसको दो बेसिकली वो होते हैं जो एक दूसरे पर रोटेट करते हैं, और उसमें हम किसी भी सीरियल्स को या किसी भी अनाज को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली ये पाइवोटेड होता है, और यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है एट द एंड ऑफ द रिम, मतलब जो हमारा ये पूरा गोल गोल होता है, सर्कुलर डिस्क होती है, उसके एंड में ये हमारा हाथ से पकड़ने वाला लगाया जाता है, जिससे हम इसको रोटेट करते हैं। सो बेसिकली इसको हम लास्ट में इसलिए लगाते हैं, अगर हम इसको पास में इसके लगा देंगे बिल्कुल, तो ये रोटेट करने में दिक्कत करेगा। और हम इसको ईजी बनाने के लिए, रोटेट करने के लिए, हम पहले पुराने ज़मानों में काफ़ी कुछ, जैसे आज हम आटा लाते हैं, ठीक है, तो हमने पैकेट का ले आते हैं, लेकिन पहले के घरों में क्या होता था कि वो इसी में सारा गेहूं जो है उससे आटा बनाते थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बनाना होता था, फैमिलीज़ बड़ी होती थी, तो उसके लिए उनको आसानी हो, कोई भी इंसान है वो आसान चीज़ों के कंफर्ट की तरफ भागता है, ठीक है, आसानी हो तो उसको बिल्कुल एंड में लगाते हैं, हैंडल को एंड में लगाते हैं, जिससे वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी, तो मैक्सिमम अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो आराम से इजीली वो घुमा पाएगा इसे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर यही लिखा है, द अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम टू मेक इट ईजियर फॉर द ऑपरेटर टू टर्न द स्टोन। स्टोन को इजीली ऑपरेट करने के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाते हैं, एंड ग्राइंड द फ्लोर, और उसको इजीली अपने फ्लोर को ग्राइंड कर पाएँ। बाय प्लेसिंग द हैंडल नियर द रिम ऑफ द स्टोन द ऑपरेटर कैन एक्सर्ट मोर फोर्स लेवरेज ऑन द स्टोन। इसी तरह अगर हम हैंडल को नियर लगा देंगे तो वो इजी नहीं होगा फॉर द ऑपरेटर। सो ऑपरेटर कैन एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द लेवरेज ऑन द स्टोन अलाउइंग इट टू टर्न मोर इजली। तो ये दूर मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगा जाता है, जिससे इजीली हम उसको घुमा पाएँ। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्टोन नीड्स टू टर्न रिपीटेडली टू ग्राइंड द फ्लोर एंड इट कैन बी अ टायरिंग टास्क टू डू दिस हैंड बाई हैंड। तो ये टफ टास्क होता था, अगर हम मतलब नॉर्मली पास में लगाएं काफ़ी काम होता था, इसीलिए हम उसको और इजी बनाने के लिए दूर लगाते थे, जिससे आसानी से वो काम किया जा सके, ओके। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल दे रखा है फॉर टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक हमारे पास स्टीयरिंग व्हील होता है, अगर हम यहाँ पर इसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बेसिकली टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली। हम टेंजेंशियली अगर फोर्स लगाते हैं ऑन अ रिम ऑफ द व्हील, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील चेंज बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम नीचे लगाते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। अगर हम इसको बनाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करता है और हम इसको लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो नीचे से इस तरह घुमाते हैं और ऊपर से इस तरह घुमाते हैं, मतलब अगर हम इस तरह भी पकड़ते हैं ना तो ये इस तरह घुमाते हैं, ये इस तरह घुमाते हैं, जिससे हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अभी हमने जब पढ़ा था 2 फैक्टर्स, पहला हमारा फोर्स, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि हम कितना ईजिली उसे रोटेट कर पाएँ। सो दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन चेंज बाय अ चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम इन दोनों फिगर की बात करें तो दीज आर द सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज्ड बाई, मतलब अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर देते हैं, चेंज बाई द चेंजिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। मतलब एप्लीकेशन को हम अगर, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दें, हम जहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, लाइक हम अगर यहाँ की जगह यहाँ पर फोर्स लगाएं तो ये रोटेट ही नहीं करेगी, है ना। या फिर हम बिल्कुल मिड में लगाएं तो बिल्कुल ही नहीं रोटेट करेगी। यहाँ पर लगाने से तो थोड़ा बहुत रोटेट कर भी सकती है, और टेंजेंशियली हम उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द कंसेप्ट। और टेंजेंशियली लगाते हैं, अगर हम सीधा लगाएंगे तो वैसे भी रोटेट नहीं करेंगे, चाहे नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं, ओके। फिर उसके बाद हम फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें दे रखा है, इन अ बाइसिकल टू टर्न अ व्हील एंटी क्लॉकवाइज अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुट ऑफ द पैडल। अगर हम देखें बाइसिकल में तो हमारे पास एक पैडल होता है, यहाँ पर कुछ पैडल इस तरह बना होता है, ठीक है, और ये फ्रंट रिम होता है, ये बैक, मतलब इसका वो होता है चेन का, ठीक है। सो ये हमारा बैक होता है, ये फ्रंट होता है। तो इसको हम अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा दें पैडल और इसको यहाँ से करें तो यहाँ तो बहुत ही कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसके लिए हम इसको एक बड़े व्हील से कनेक्ट करते हैं टू, अगर हम बात करें साइकिल चलाने के लिए, अगर हम यहाँ पर लगा दें तो हमारी बहुत सारी मेहनत लगेगी तो उसे रोटेट करने के लिए, इसीलिए हम इसको एक चेन से कनेक्ट करते हैं। चेन से कनेक्ट करके इसको हम एक बड़े एक्सेल में कनेक्ट करते हैं और बड़े एक्सेल से यहाँ पर हम व्हील में कनेक्ट करके बड़े एक्सेल से बांधते हैं, जिससे हमारा मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क, ओके। सो दिस इज़ द फुट पैडल, दिस इज़ द फुट पैडल। और हम इसी तरह इसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ द टूथेड व्हील ऑफ अ बाइसिकल बोलते हैं। सो दिस इज द स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुट पैडल ऑफ द टूथेड व्हील ऑफ द बिगर साइज देन द रेयर साइज ऑफ द व्हील, सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सल ऑफ द व्हील इज लार्ज। तो हम अगर, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा सा होगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी, और अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारा फोर्स जो होगा, टॉर्क जो आएगा वो बढ़ जाएगा। सो द टू व्हील आर ज्वाइंड बाय अ चेन थ्रू देयर टूथ, ओके। सो इसीलिए हम इनको दोनों को व्हील को ज्वाइन करते हैं, ना कि हम ऐसे नहीं करते, नहीं तो हम डायरेक्ट यहीं पर पैडल लगा सकते हैं ना, या फिर हम इसी पहिए में फिट करके उसे मूव करा सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, अ स्पैनर यूज टू टाइटन और लूजन अ नट। अगर हम किसी स्पाइनर की बात करें, या हम इसे बोल सकते हैं, ये हमारा एक हैंडल होता है इसमें, ठीक है, और इसका ये हमारा नट है। तो हमको नट को अगर इस तरह घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हमें कुछ यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर हम इधर से घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियस सी बात है नहीं घूमेगा। सो टू रोटेट दिस स्पैनर, ठीक है, स्पैनर, और इसे हम रेंच भी बोलते हैं, रेंच, ठीक है। अगर हम इसको घुमाने के लिए, हमें इसे घुमाना है तो हमें इसमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। सो वी नीड टू, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, है ना, हमने बताया यहाँ पर फोर्स लगाना है, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी ये कम होगी, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा। बट ये मैक्सिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये है, तो हमें यहाँ पर मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा टू रोटेट दिस नट, ओके, टू रोटेट दिस नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमें यहाँ पर दोनों चीज़ों का ध्यान देना है कि पहला जो हमारी डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, जिससे हम मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर पाएँ, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएँ, बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर पाएँ मैक्सिमम। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम कहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है और इधर से फोर्स लगा दे रहे हैं तब भी दिक्कत कर जाएगा, ओके। सो बेसिकली दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स, ओके।
उसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, और यही सब दिया है, मतलब आप इजीली इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आएंगे आपको लिखने के एग्जाम में, आराम से आप लिख सकते हैं. सो इफ़ यू कंक्लूड ऑल दीज एग्जाम्पल्स, then from the above examples we conclude that the turning of a body about an axis depend on not only on the magnitude. so अगर हम किसी बॉडी को टर्न कराने या रोटेट कराने की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं डिपेंड करता है, ओके, बट ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन. और ये डिपेंड करता है दूसरी चीज़ पे कि जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो यहाँ पर फोर्स पे पहला डिपेंड करता है, मैंने बताया सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता है. दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेसर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न द बॉडी. जितना ज़्यादा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना कम हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. और फोर्स में भी हमारा दो चीज़ों पे और डिपेंड करता है. पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके, पहला जो हमारा है वो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड दूसरा जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो यहाँ पर भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है फोर्स भी जो हम लगाते हैं. वो हमारा फर्स्ट वन इज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड सेकेंड वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. उसके बाद यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है. बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स का जो हमारे एग्जाम्पल्स थे ये सारा हमारा कुछ ख़त्म होता है. आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम कपल्स के बारे में बात करेंगे, कपल फोर्स के बारे में बात करेंगे, ओके, मूवमेंट ऑफ कपल के बारे में बात करेंगे. फिर हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज आएगा. काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं. पहला वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, ओके. फिर कुछ कंडीशंस होंगे इक्विलिब्रियम में. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे उसके मूवमेंट्स के जो प्रिंसिपल होते हैं. फिर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. इसी तरह हम सारा कुछ कवर करते रहेंगे और इसी तरह बने रहिए आप मैथिक्स के साथ. पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रहे हैं, लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं अच्छे से. आपको कोई भी डाउट है आप मेंशन करिए कमेंट में, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, रीच करिए, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, ओके. और पढ़ते रहिए इसी तरह और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं कंसिस्टेंटली, जब बच्चे आते हैं ना, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम डेली टाइम पे लेक्चर अपलोड कर पाए. नहीं तो फिर होता है यार बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो लेट हो जाता है लेक्चर भी, ठीक है. सो इसी तरह बने रहिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई होप you are doing the best of your things. Okay, bye bye, take care.